हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारे YouTube चैनल की पहली वीडियो आ रही है क्लास 10th की स्ट्रेटजी के लिए कि कैसे आप कम समय में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। हाँ, तो उससे पहले ये सब बताने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रियांशु गौतम है और मैं करंटली BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ। BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मैं फाइनल ईयर में हूँ रामजस कॉलेज से। डी ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। और ये YouTube चैनल मेरा, इसका नाम है विक्ट्री रूट, जैसे आप सभी ने देख लिया होगा। विक्ट्री रूट, और हिंदी में हम इसी को बोलते हैं क्या, विजय पथ। इसके ऐसा नाम रखने के पीछे एक ही मेरी एक ही थिंकिंग थी कि आजकल की डेट में जो स्टूडेंट लाइफ हो चुकी है बहुत हेक्टिक हो चुकी है, क्योंकि आसपास के आपके पीयर प्रेशर बहुत हो चुका है कि आपके कुछ लोग होते हैं जो इस एज में ओलंपियाड में जा रहे होते हैं, और बट आप ये सोचते हो कि नहीं, आप तो NCERT भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, आप ओलंपियाड के लिए क्या जाओगे। पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर डालते हैं कि बेटा आपको साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, आपको IAS बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो आजकल की डेट में कंपटीशन बहुत हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है बट उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है वो टॉप किसी भी फील्ड में अगर कोई इंसान है उसको टॉप लेवल का अगर वो नहीं पहुंच पा रहा तो चांसेस हैं कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। ज़रूरी नहीं है, कई सारे एग्जांपल्स ये भी होते हैं जो हमारे पढ़ने में अच्छे नहीं होते। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, जिन्होंने एवरेज स्कोर करे होते हैं, बट वो आज अच्छी जगह पर हैं, अच्छे लेवल पर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बट मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मैंने नाम रखा था विक्ट्री रूट। विक्ट्री रूट का मतलब होता है विजय पथ। विजय पथ का मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपने विक्ट्री, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका एम है, उसमें विक्ट्री दिलाने के लिए हम आपको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम सोचा है विक्ट्री रूट। ये हमारे चैनल से छोटा सा चैनल है। चैनल का मेन फोकस है कि मैं क्लास 10 से लेकर, मतलब 6 से लेकर 10th तक के बच्चों की जितनी भी मैथ्स हैं, NCERT हो, RD शर्मा हो, RS अग्रवाल हो, सैंपल पेपर्स हों, इन सब के सॉल्यूशन में कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट लेवल बिल्डिंग के साथ आपको मैं इन सब के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाऊँ। मेन मेरा फोकस यही है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे आप खुद ही ये सॉल्व कर सकते हो, मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ और कि अभी जितना भी फोकस रहेगा हमारा NCERT पे रहेगा, क्योंकि NCERT से लगभग 60 to 80% क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। अगर 60 to 80% NCERT से भी नहीं आ रहे तो इन पे बेस्ड इजी और मीडियम क्वेश्चन होंगे। बस 20% जो क्वेश्चन होते हैं हमारे वो इन पे बेस्ड तो होते हैं, बट वो बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब इसका मतलब क्या है कि बारीकी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है उन क्वेश्चंस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जब फ्रेम किया जाता है तो ये ध्यान में रख के किया जाता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कितने बिल्ड हैं और उनके बेसिक्स कितने अच्छे हैं। अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो ये 20% क्वेश्चन भी बहुत हलवा होते हैं। मेरी नज़रों में मैथ जो है, मैथ ईजी है बच्चों, मैथ ईजी है। बस दिक्कत कहाँ होती है कि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हो और इनके कॉन्सेप्ट्स को ढंग से अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाते। मेन हमारा फोकस है कि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करें। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे तो हम ईजिली कर सकते हैं मैथ को। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे, कैसे वेटेज है, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, कितने क्वेश्चंस किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं और कहाँ से आपको इनकी प्रिपरेशन करनी है कि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जो आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आप एवरेज से ऊपर भी आ सकते हो।
तो हमारी पूरी फोकस ये रहेगी कि आप जो आज की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो आपका सिलेबस आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और जहाँ तक है सिलेबस आपका बहुत ही अब की बार इस तरह से डिज़ाइन करा गया है कि एवरेज से एवरेज बच्चा भी अगर उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ ले तो वो टॉपर बन सकता है। इतना इजी सिलेबस आपको दिया गया है। कई सारे मेजर पार्ट जो हैं सिलेबस में से, जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स में से, वो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है जी। तो आपको मैं कुछ हिसाब बताने वाला हूँ, एक टेबल बनाने वाला हूँ यहाँ पे, जो आपको सिलेबस में भी दिखाई जाएगी, बट मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। ये आपके यूनिट वाइज, मतलब ये यूनिट्स आपको डिवाइड करी गई हैं आपके सिलेबस में। यूनिट्स में कौन सा चैप्टर किस यूनिट से बिलोंग करता है मैं आगे वाले पार्ट में बताने वाला हूँ। बट हाँ, ये देखा जाए तो आपके नंबर सिस्टम जो है वो 6 मार्क की वेटेज रखती है पेपर में, एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में। जो आपकी अलजेब्रा है 20 मार्क्स की वेटेज रखती है। जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 6 मार्क्स की वेटेज रखती है। ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की वेटेज रखती है। और ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स की वेटेज रखती है। और मेंसुरेशन जो है आपकी वो 10 मार्क्स की वेटेज रखती है। और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी 11 मार्क्स की वेटेज रखती है। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो आपके 80 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अब एक्चुअली में देखा जाए तो अब हमारे पास टाइम है 57 डेज। अगर मैं रोज़ भी 2 आवर्स डेडिकेट करता हूँ मैथ्स के लिए मुझे 2 आवर्स डेडिकेट करने हैं। और कितने दिन के लिए करने हैं? ये करने हैं मुझे 57 डेज़ के लिए। तो मेरे पास कितने आवर्स हो जाएंगे? 2 7 14 1 के ऊपर 1 आवर्स। तो मेरे पास 114 घंटे हैं, 114 आवर्स। मेरे पास 114 आवर्स हैं कितना स्कोर करने के लिए? 60 अबव मुझे स्कोर करना है। तो अब मेरे को पहली बात तो ये देखना है कि अगर मुझे स्कोर करना है तो देखो, आजकल एक कोट बहुत चलता है, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा, मेरी मॉडिफिकेशन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोट गलत है, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी मॉडिफिकेशन ये है। इस मॉडिफिकेशन को मैं लिख देता हूँ। थिंक स्मार्ट देन वर्क हार्ड। ये मेरी मॉडिफिकेशन है इस कोट की, कि आपको करना क्या है। आपको पहली बात तो ये करना है कि आपको स्मार्टली सोचना है। सोचना स्मार्टली है, बट उस सोचने के बाद जो आपने चीज़ सोची है उसके ऊपर हार्ड वर्क करना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारा टाइम बचा लिया। स्मार्ट वर्क करते हैं हम कभी कभार, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्क तो स्मार्टली कर रहे हैं बट हमने उसमें भी लेजीनेस दिखा दी, तो तब भी हमारा फुल फ्लैश जो हमारा रिजल्ट आने चाहिए था वो नहीं आ पाता। अगर मान लो हमें स्मार्ट कर रहा हूँ, थिंकिंग, मेरी थिंकिंग स्मार्ट है और उसके ऊपर मैं वर्क भी हार्ड कर रहा हूँ, तो मेरा होगा क्या, मेरे पास जो रिजल्ट था वो 100% से भी ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अब देखो, अब मेरे को 60% मतलब 60% नहीं, मुझे 60 मार्क्स लाने आउट ऑफ 80। तो मुझे उनके लिए कौन कौन से ईजी चैप्टर्स पकड़ने हैं जिनको मैं अच्छे से ईजिली ग्रैब भी कर सकता हूँ, जिसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े बेयर मिनिमम के टाइप पे हैं और वो ईजिली से प्रिपेयर भी हो जाएंगे और टाइम भी मेरे पास में जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर हो सकते हैं। तो देखो ध्यान दीजिए आप, उसमें हम ये वाली यूनिट लेंगे, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्यों? स्टैट्स में जो वेरिएशन है क्वेश्चन की वो बहुत कम आती है और प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है, बट आपको अगर वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है वो पता चल गया तो आराम से आपके
प्रिपेयर हो जाएंगे। और इसको प्रिपेयर करने में मैं ये बोल रहा हूँ 1 वीक लगेगा बच्चों, सिर्फ 1 वीक। 1 वीक में कितने, 7 डेज, 7 × 2 14 आवर्स। 14 आवर्स में आपकी ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। अब आप इसके बाद चलते हैं, अब इसके बाद हम चलते हैं नंबर सिस्टम। जी 6 नंबर फ्री के बोल रहा हूँ मैं, फ्री के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें भी वेरिएशन बहुत कम हो गई है। एक क्वेश्चन तो देखो, √2, √3, √5 ये इरेशनल है, यह प्रूव करने के लिए आना ही आना है। पेपर में आपको क्वेश्चन दिख सकता है कि ये आएगा, पूरे मैं 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि कभी कभार चेंजेस भी हो सकते हैं बेटा। हमारे पास भी पेपर नहीं आता पहले से, बट हाँ जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मेरे को 4 साल हो गए बच्चे पढ़ाते हुए, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मेरे को इतना पता है कि इनमें से एक क्वेश्चन तो आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी करना है। तो देखो जी, इधर हिसाब लगाते हैं हम। 11 नंबर हमारे इस यूनिट के और 6 नंबर हमारे इस यूनिट के, तो हमारे ये भी है। और इसको करने के लिए, इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको 3 डेज अलॉट कर रहा हूँ। 3 डेज सारे कॉन्सेप्ट्स विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये आपके प्रिपेयर हो सकता है। और इस कितने डेज, कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स। 3 डेज में आपका अच्छे से इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपके कितने थे टोटल आवर, 114, जिसमें से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो 94 आवर्स अब भी मेरे पास बचते हैं। ठीक है जी बच्चों, अब मैं 94 आवर्स मेरे पास बच रहे हैं। अब मैं उसके बाद एक ऐसी यूनिट लेना चाहूँगा जो मेरे लिए इजी भी है और क्या नाम है, मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकता हूँ। हाँ, तो मेरे पास दूसरी ये आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से आजकल तो मैंने देखा है केवी वालों के बच्चों के पेपर हुए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। केस बेस्ड स्टडी, जो केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें से आ रहे हैं और वो ईजी होती हैं। तो ये भी मैं आपकी इंक्लूड कर देता हूँ स्ट्रेटेजी के अंदर कि, और इसको करने के लिए भी आपको 3 डेज मिनिमम लगेंगे बस। 3 डेज का मतलब क्या है बच्चों, देखो ये नहीं है कि हाँ 3 दिन में आपका हो ही जाएगा, ये नहीं कह रहा मैं। कुछ बच्चे अगर स्लो लर्नर हैं तो 3 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं। कुछ बच्चे अगर फास्ट लर्नर हैं तो वो 3 घंटे में भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत मिनिमम से कॉन्सेप्ट्स हैं। 2 ही फॉर्मूले हैं, एक सेक्शन फार्मूला है, एक डिस्टेंस फार्मूला है। उनको अप्लाई कैसे करना है बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये भी, ये जो वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ ये एक एवरेज वैल्यूज़ हैं। मैं सभी बच्चों का एवरेज निकाल के बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे पे ये ही अप्लाई करेंगी। आप थोड़ा टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब 3 डेज ये हो गए, तो 6 आवर्स इसके भी मान लो जी, 6 आवर्स इसका हो गया। अब मेरा क्या दिखता है, मेरे को मेरी ये यूनिट होगी, मेरी ये भी यूनिट होगी और मेरी ये भी यूनिट होगी। और अभी तक मेरे इतनों में करने के लिए मेरे को बेयर मिनिमम कितने, 2 वीक्स लगे हैं जी। और मैंने कितना टोटल कर लिया अब तक, 6 और 6 12 और 11 23 मार्क्स का मेरा टोटल हो चुका है। कितने हमें लाने, 60 अब लाने। मिनिमम हमारे पास 2 वीक्स हो चुके हैं। अब मेरे पास डेज कितने, मेरे 2 वीक्स का मतलब होता है 14 डेज। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 43 डेज अब भी मेरे पास बचते हैं। अब 43 डेज में मुझे ध्यान किस में देना है, पहली बात बच्चों मैं ये कहूँगा, देखो मेंसुरेशन जो यूनिट है इसको भी आपको करना है, इसे छोड़ना नहीं है। इसमें टाइम टेकिंग है बट ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। बहुत इजी का मतलब क्या है, इसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज पे ड्यान देना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर वो आपको समझ में आ गई तो इसमें भी फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन खत्म। कैलकुलेशन में इसमें हो सकता है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब कि ये है कि इसकी लेंथ जो है चैप्टर की, अगर मैं उसको कंसीडर करूं तो उसको कंसीडर करते हुए इसमें 2 चैप्टर आते हैं। मैं बता दूंगा कि किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आने, कितने नंबर्स की वेटेज कौन सा चैप्टर रखता है, वो भी मैं अंदाज़ा नहीं लगा रहा। मैंने जो CBSE का सैम्पल पेपर अपलोड हुआ है उसकी वेबसाइट पर, उसको स्टडी करते हुए मैंने कुछ डेटा निकाला है, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो इसमें भी आपका अगर मैं बोल दूं तो 1 वीक इसमें लग जाएगा, क्योंकि देखो जी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब आपको फॉर्मूला याद होगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन फास्ट और एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो मैंने ये भी कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, इसमें मेरे पास 1 वीक हो गए, 1 वीक इसमें हो चुका है, तो इसमें भी 1 वीक प्लस कर देता हूँ। तो ये हो गए मेरे टोटल 3 वीक्स। 3 वीक्स अब तक मेरे हो चुके हैं। 1 वीक इसका मतलब 7 डेज, 7 × 2 14 आवर्स।
वो भी हो गए जी। अब इतना ध्यान रखते हैं, अब मेरे पास कितनी यूनिट्स हो गई हैं कंप्लीट? मेरे पास 1, 2, 3 और 4। अब मेरे पास जो यूनिट्स बचती हैं वो बचती है एक अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। अब जो यूनिट्स बचती हैं इनका वेटेज देखना आप। इनका मैंने 4 यूनिट्स बताई हैं, इनका वेटेज देखो आप 33 मार्क्स। इनका 33 मार्क्स का वेटेज है 4 यूनिट का। और बस 3 यूनिट ऐसी हैं जिनका वेटेज आपका देखा जाए तो 20 + 15 आपका 35 + 12 आपका 47 मार्क्स की वेटेज रखते हैं सिर्फ ये 3 यूनिट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है कि ये 3 यूनिट आपके इम्पॉर्टेंट भी हैं और देखा जाए तो इनके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और ये कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल को टच करती हैं। तो इसलिए मैंने ये बोला था कि अगर आपने 4 यूनिट पहले कर ली, आपके 33 मार्क्स हो गए, तो देखिए जी 33 मार्क्स का मतलब है जो बच्चे सिर्फ मेरे पास इस वीडियो को देख रहे हैं, पास होने के लिए तो वो ये 4 यूनिट कर लें, आराम से पास हो जाएंगे। बट 4 यूनिट करने का मतलब ये कि अगर इनका एक भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कितनी भी कोशिश कर लें आप, उसको टाइम टेकिंग है तो आप टाइम दीजिए। अगर आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, 5 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट में हो रहा है, तो आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो वो आपको भी हमारे ही चैनल पे बताया जाएगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है पेपर आवर में, एग्जामिनेशन आवर्स में आपको किस तरह से स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली थिंक करना है, आपको कैसे किसी चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर में क्वेश्चन के अंदर, कि क्वेश्चन के लैंग्वेज में अगर ये चीज़ दे रखी है तो कैसे उसको यूज़ करना है, वो भी आपको हमारे चैनल पे बताया जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, ज्योमेट्री के अंदर 2 हैं और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी 2 हैं। बट मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप एक चीज़ समझना आज, कि ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से 2 चैप्टर को रिलेटेड, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये 2 चैप्टर आपके कोरिलेटेड है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दोनों चैप्टर भी कोरिलेटेड है। दोनों चैप्टर कौन कौन से? चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी आप जानते हैं। अब आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर 2 चैप्टर है, एक है ट्राइंगल्स और एक है सर्कल्स। दोनों अपने आप में अलग अलग चैप्टर हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। बट देखा गया है पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में, पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, कि एग्जामिनर्स को ये बहुत पसंद है दोनों चैप्टर, कि इन दोनों को इंटर रिलेट करके क्वेश्चन बनाता है। वो आपको सर्कल के अंदर ट्राइंगल दे देगा, ट्राइंगल के अंदर सर्कल दे देगा और उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखा जाए तो सबसे हार्ड है आपकी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इन दोनों के अंदर बेशक ये दोनों ज्योमेट्री में इंटर रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, बट डिफिकल्टी लेवल टच करते हैं अच्छा खासा। कॉन्सेप्ट बिल्ड अगर नहीं है आपका, आपके 9th भी अगर आपकी थोड़ी बहुत वीक है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 9th के भी कॉन्सेप्ट कई बार स्टैंडर्ड मैथ में पूछ लिए जाते हैं। बेसिक मैथ में तो बहुत रेयर चांस होता है पूछा जाए, पर स्टैंडर्ड मैथ में भी पूछ लिए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास इस बार थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। वो कितना रिड्यूस हुआ है मैं इस वीडियो में, अगर मेरे को लगा कि बताना चाहिए, अगर मेरे को लगा कि लेंथ अच्छी चल रही है तो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, वरना मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इन 3, एक अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इन 3 यूनिट के ऊपर, कि आपको इन तीनों यूनिट पे कैसे फोकस डालना है। बट अगर देखा जाए तो अगर मैं अब प्रेफरेंस बताऊं कि मेरी, अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैंने ये 4 यूनिट पहले कर लिया और अब मुझको 3 करनी है, ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ज्योमेट्री करनी है और अलजेब्रा करनी है, तो कौन सी यूनिट को मैं पहले लूँ? क्योंकि देखो बच्चों, हमारे पास टाइम भी कम है और हमें क्या नाम है, स्कोर भी अच्छा करना है, कि हमने जो टाइम दिया वो वेस्ट भी ना जाए हमारा और हम पेपर में अच्छे से स्कोर भी कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए आपको करना क्या, आपको बहुत ही प्रिसाइजली ढूंढना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि हाँ आपके अकॉर्डिंग कौन सी यूनिट आपको पहले करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप टाइम भी कम लें और अच्छे से पेपर भी हो जाए, प्रिपरेशन भी हो जाए। पेपर तो हो गई अच्छा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ध्यान रखें। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ज्योमेट्री को सबसे एंड में डालता। क्यों जी सर, ऐसा क्यों? ज्योमेट्री कितने नंबर की है सर? 15 नंबर की है। 15 नंबर आप एंड में डाल रहे हो? बेटा अगर मैं 15 नंबर 80 में से माइनस करूँ तो कितने होते हैं? 65। हमारा टारगेट कितना है? 60 अबव। तो अगर मैं यूनिट ये छोड़ भी दूँ ना
तब भी मेरे 60 अबव आ जाएंगे। बट मेरा केस ये है कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो बाकी जितनी भी यूनिट मेरे पास बचती हैं उनका हर एक क्वेश्चन मुझे आना चाहिए। और बेटा देखो, मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा, अगर आपको एग्ज़ाम में कैसे अपने माइंड को काम रखना है, ठीक है, और उससे कैसे काम लेना है, अगर आपको ये नहीं पता, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है आपको ये नहीं पता, तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूनिट में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती कर बैठ के अपने नंबर कटवा लेंगे। तो उसके अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी बनाइए, तो मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। सर आपने चलो ज्योमेट्री को सबसे एंड में डाल दिया, बच्चे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इसमें से किसको पहले लूँ? तो मैं कहूँगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को आपको पकड़ना। फिर क्यों जी? 12 नंबर की है, ठीक है जी, 12 नंबर की तो है, बट आपने अगर आप बेसिक मैथ वाले हो तो आपने एनसीईआरटी कर ली तो भी सफिशिएंट है, बट स्टैंडर्ड मैथ में अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री ली तो इसको मिनिमम 2 वीक्स लगेंगे। अब 2 वीक्स कैसे लगेंगे मैं ये भी बता देता हूँ। देखो 1 एंड मोर देन 1 वीक आपको सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर में लगेगा, और अगर आपने 8 चैप्टर बड़े प्रिसाइजली कर लिया तो 9 चैप्टर जो है वो शायद 3 to 4 डेज का है। बट एक चीज ध्यान रखना कि फिर आपके 12 नंबर भी क्या हो जाएंगे? पक्के 2 वीक्स में। अब हमारी टोटल वीक्स कितनी हो चुकी हैं? 5 वीक्स मेरी हो चुकी हैं। 5 into 7 होते 35। अब मेरे पास 35 अगर देखा जाए तो 57 में से अगर मैं 35 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचते हैं 22 डेज। अब मैं 22 डेज सारे डेडिकेट करना चाहता हूँ अलजेब्रा को, ठीक है जी। मान लो मैंने अलजेब्रा लास्ट में लिया और मैंने इसको बोल दिया 22 डेज, चलो छोड़ो। अब मैं आपको थोड़ा और ये बोल रहा हूँ कि आप क्यों अपने आप को कम समझो कि जी हम टाइम टेकिंग लें। मैं तो ये कह रहा हूँ आप मेहनत करें, आप 2 घंटे नहीं दे रहे, आप क्या पता 3 घंटे दे पाएँ, तो फिर तो टाइम बढ़ जाएगा। तो मान लो मैं अलजेब्रा को 2 वीक्स और देता हूँ, 2 वीक्स मतलब 14 डेज, 22 डेज मेरे पास बच रहे थे। अगर मैं इसको भी 2 वीक्स देता हूँ तब भी मेरे पास 6 दिन बचेंगे, जिससे जो मैं ज्योमेट्री को दे सकता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना ज्योमेट्री को मैंने दे दिए तो वो भी अच्छे से हो जाएगा। 2 वीक्स मैंने इसमें दिए जिसमें मेरे पास चैप्टर नंबर आते हैं 2, 3, 4 एंड 5। बहुत इजी चैप्टर हैं, बहुत ही हल्के से आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें। बट हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो वो भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने अगर देखा जाए तो एट द एंड आपके पास जो ग्रैंड टोटल आएगा वो आएगा 65 मार्क्स का। कितने मार्क्स का जी? 65 मार्क्स। कितने डेज में? 57 डेज में। और कितने आवर्स में? 114 आवर्स। ये प्रिपरेशन आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी प्रिपरेशन की, अगर आप इसी तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। हमारा चैनल आपको ये सब हेल्प करे, अचीव करने में हेल्प करेगा। देखो जी, एनसीईआरटी का जो रोल होता है स्टूडेंट की लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, ये तो जी ऐसी बुकें हैं अगर आप इन्हें छोड़ गए तो आपसे पेपर में कुछ नहीं होना। ये लिख के ले लो आज, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इनसे। रिपीट के बनी ही, देखो हमें जब हम पढ़ा करते थे, हमारे क्लास होया करती थी, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे एक सर थे, मैथ्स के सर थे, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मुझसे क्या क्लास में वो बता रहे थे कि बच्चों जब एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है तो उसके पास कोई और बुक नहीं होती। जो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आप देखते हो वो नहीं होती उनके पास, उन्हें दी जाती है सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इन्हीं के थ्रू आपको क्वेश्चन पेपर जनरेट करना होता है, ये उनकी गाइडलाइंस होती हैं। तो आपको एनसीईआरटी पे तो फोकस डालना ही डालना है, ठीक है जी। उसके बाद आता है सैम्पल पेपर। जी सैम्पल पेपर सर कौन से पब्लिकेशन के लेने? मैं जी कहूँगा कि आप लोगे 1 बुक लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक लोगे। मेरे पास बहुत सारी बुक हैं,
आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। यहाँ पे मैं टाइमली जब बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुके होंगे, आपके जनवरी का मंथ चल रहा होगा, फरवरी का मंथ चल रहा होगा, मेरे इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर ही सॉल्व हो रहे होंगे। और मेरे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं बच्चों। हाँ, एक चीज़ और मुझे अभी याद आई कि जो आपका पैटर्न है वो ये है कि 80 मार्क्स का पैटर्न है आपका, जिसमें अब की बार ये कहा गया कि 20 मार्क्स के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन होंगे। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन मतलब होता है कि आपके असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। बट अभी तक मैंने सिर्फ ये केवी के पेपर में देखा था, केवी का जो अभी हाफ ईयरली का पेपर होता है उसमें ये देखा था कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे कॉम्पिटेंसी वाले, जिसमें केस स्टडी ज़्यादा थी। ठीक है, केस स्टडी भी इसमें इंक्लूड है। फिर ये देखा गया है कि उसमें 20 मार्क्स के MCQ आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी। अब 20 तो 40 मार्क्स जो हैं वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये आपको कुछ इस तरह का वो है। अब देखो जी, सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हो? आप NCERT कर सकते हो, आप NCERT एग्जाम्पलर कर सकते हो, आप RD वगैरह कर सकते हो। MCQ भी आपको NCERT एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, पास्ट ईयरली में मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? तो ये जी आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास केस बेस्ड स्टडीज़ के भी क्वेश्चन हैं, आपके असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन है मेरे पास, आपके पास ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं तो वो भी है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स भी है हमारे पास। तो आपको पूरा फुल फ्लैश पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराऊंगा, MCQ भी कराऊंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आपको यहाँ NCERT भी कराई जाएगी। सैम्पल पेपर, सॉरी ये ईयर लिख दिया मैंने, ये पेपर आएगा। सैम्पल पेपर भी आपके सॉल्व होंगे। RD शर्मा के भी क्वेश्चन होंगे। ये नहीं है जी कि आप कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें RD शर्मा से ज़्यादा प्यार है, तो RD शर्मा भी यहाँ पे होगी और आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी होंगे, MCQ भी होंगे और सब्जेक्टिव तो होंगे ही होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आज ये मेरी पहली वीडियो थी और मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये बहुत काम आएगी। और आपका सिर्फ एक छोटा सा काम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है कि आपको ये चीज़ किसी और को भेजनी चाहिए जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है इस चीज़ के लिए, जिसके पास सोर्सेज की कमी है, तो आप उन्हें ज़रूर भेजिए। और आपको ये कैसी वीडियो लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।